हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मौसम इस समय ठीक नहीं चल रहा है। मैं इतने दिनों से बीमार थी, अभी भी मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी हूँ। तो ख्याल रखिए। और एग्ज़ाम टाइम पे बीमार होने का कितना बड़ा नुकसान हुआ है मुझे, वो मैं ही जानती हूँ। पढ़ाई की वाट लग गई है पूरी तरह से। इवन आप लोगों को भी जैसे वीडियोस प्रोवाइड होने चाहिए, तो एक दिन बीच में गैप हो चुका मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आवाज़ बिल्कुल निकल नहीं रही थी। अभी भी उतना ज़्यादा गला ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेटर है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर। और आपको आवाज़ से भी लग ही रहा होगा। और वैसे भी पहले के जो वीडियोज़ आप देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, उनकी आवाज़ में और आज की आवाज़ में बहुत फ़र्क है। तो बात कर लेते हैं। अब अपना हाल चाल तो हो गया मेरा, आप कब का कैसा है बताइएगा ज़रूर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी UPSSC पेट की आपकी टो सीरीज़ की क्लास चल रही है, जिसमें हमने 8 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। और मैंने आपको कहा था कि 10 प्रैक्टिस सेट हैं इसमें, तो 8 प्रैक्टिस सेट हम 8 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। और आज हमारा 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ठीक है, तो हम उसे कवर कर लेंगे। तो अब समय भी नहीं बचा है, 3-4-5 दिन का समय है, तो भाई प्रैक्टिस सेट ही लगाना है, रिवीजन ही करना है। और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगानी है, तो भाई मैं आपको टेस्ट सीरीज़ भी करा रही हूँ, एक तरीके से देखा जाए प्रैक्टिस सेट भी यही करा रही हूँ आपको। आदित्य रंजन सर की जो शाम को 5 बजे बुक आती करा रही हूँ आपको, उसमें भी आपका रिवीजन चल रहा है, साथ ही प्रैक्टिस भी कर रहे हो उसमें। सुबह आपका मॉर्निंग में आपने घटना चक्र वाली देखी होगी, PYQ फॉर्म, तो वो भी आपका प्रैक्टिस सेट ही चल रहा है, समझ लीजिए। और ये तो आपका प्रैक्टिस सेट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं, तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सारा का सारा आपको ईजिली आराम से अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है? तो भाई हरित क्रांति जो है वो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी, एक प्रयास था ये, और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया, और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, वंदना शिवा जो हैं वो हरित क्रांति के एक आलोचक के रूप में जानी जाती हैं, और इंद्र कुमार गुजराल का संबंध हरित क्रांति से नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई इंद्र कुमार गुजराल जो है वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने 2005-06 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया? तो स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन ने नाबार्ड के साथ 2005-06 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया। स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन स्विट्जरलैंड की संघीय सरकार की एक एजेंसी है ये। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। ठीक है, अब केवल 2 क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित हैं। ये क्षेत्र हैं आपका परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। ठीक है, तो ये आपके जो 2 क्षेत्र हैं वो। ठीक, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे जिसके अध्यक्ष थे? ठीक है, तो 2003 में केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यबल गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष विजय L केलकर थे। कौन थे? विजय L केलकर। ठीक, इस कार्यबल के द्वारा ही वस्तु और सेवा कर यानी कि GST जो है वो प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है? तो ऑपरेशन फ्लड हमें पता है कि दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, तो श्वेत क्रांति की गति तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में। ठीक है, कब हुई थी? 1970 में।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने करी थी, जिसके सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत शीर्ष पर है। 2023-24 में दुग्ध उत्पादन शीर्ष 5 राज्य हैं। आपका यूपी सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर गुजरात है और उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, 2023-24 में देश में कुल दुग्ध उत्पादन जो है वो 239.30 मिलियन टन तथा प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 471 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो ऊष्मा और ऊर्जा के विभिन्न रूपों का संबंध व्यक्त करने वाले अध्ययन को ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण अर्थात अधिक ताप वाली गर्म वस्तु से कम ताप वाली ठंडी वस्तु की ओर ताप का स्थानांतरण एक प्रकार की ऊष्मी गति है, अतः ये ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ऊष्मा गतिकी के। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? तो नारियल के तेल में आपका लॉरिक अम्ल जो है नारियल के तेल में पाया जाता है, लॉरिक अम्ल। ठीक है, लॉरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H24O2। ठीक है, लॉरिक एसिड और मिरिस्टिक एसिड संतृप्त वसा अम्ल हैं। लॉरिक अम्ल एक अन्य नाम डोडेकेनोइक अम्ल है और ये सफ़ेद रूप से क्या होता है? ठोस होता है तथा पानी में क्या हुआ? किसने? ऊष्मा गतिकी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या बताया? डोडेनोइक अम्ल है और ये सफ़ेद रूप से ठोस होता है और पानी में कम घुलनशील होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारदर्शी साबुन बनाने में के लिए इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इथेनॉल का। इथेनॉल तेल एथिल एस्टर चरण में उत्प्रेरक घुलनशीलता को बढ़ाता है। इस प्रकार इथेनॉल के कारण साबुनिकीकरण की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो जाती है। क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो जल में विलेय विटामिन बताइए कौन सा है? तो जल में विलेय यानी कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, 2 विटामिन हैं आपके। ठीक है, और ए, डी, ई और के कौन से होते हैं? वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? तो जाहिर सी बात है मच्छर के काटने से आपका हेपेटाइटिस नहीं होता। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस जनित बीमारी है जिसके कारण यकृत में सूजन और जलन होती है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर, डेंगू एंडीज एजिड मच्छर और फील पाँव क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है? तो भाई भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत में अनुच्छेद 48A, ठीक है, पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? बताइए कौन से आपातकाल हैं जो मौलिक अधिकार कौन से हैं जो आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? तो इसको रट लीजिए। राष्ट्रीय आपात जो कि अनुच्छेद 352 में लगता है। ठीक है, इसके दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को, ठीक है, छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है, लेकिन 20 और 21 जो है आपके निलंबित नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है? तो भारत के संविधान का भाग 11 कौन सा? 10(1)(11) संघ, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है?
तो भाई दमन और दीव तक आपका कौन सा फैला है? देखो, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वर्तमान में आपके 7 उच्च न्यायालय हैं, यानी कि 7 उच्च न्यायालय हैं, जिनकी आधारिकता एक से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है। अब जो आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है वो आपका महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव न्यायिक आधिकारिक क्षेत्र में आता है। तो बम्बई जो है उसका जो न्यायिक अधिकार है वो दमन द्वीप तक भी फैला हुआ है। ठीक है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन और विधि के समक्ष समता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि उत्पन्न किए गए हैं। कहाँ से लिया गया है भाई? तो ब्रिटेन से ये सारी चीज़ें ली गई है। अब तो ब्रिटेन से लिया गया है, तो 15 में आप क्या आंसर लगाओगे? 15 में हम आंसर लगाएंगे यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यही आपका ब्रिटेन है। चलिए अब पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट्स समवन लीगली बिकम्स एन अडल्ट व्हेन दे टर्न 18 years old and 18. At 18, US citizens can vote. They can also serve in the military and go fight in wars for the century. And 18 years old can also buy cigarettes and other tobacco products. But 18 years olds cannot buy alcoholic beverages. People in the US need to wait until they are 21 to be able to do that. At the age of 18, people can legally live on their own, work and get married. However, turning 18 doesn't mean everyone is ready to take on adult responsibilities. At the age of 18, most people are just graduating from high school. Many will go to college. Some young people choose to go to college far from their homes and live in dormitories. Others pick a college close to home and stay with their parents to save money. Yet others will choose to live on their own. Legally, a parent does not have to provide to their child when the child turns 18. ठीक है, which is correct from the following with reference to US. अभी जोड़ दूँगी, ठीक है, आप दूसरा खेलो तब तक. Which is correct from the following with reference to US. तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन में लिव विद देयर पेरेंट्स इवन आफ्टर 18. ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका डी. ठीक है, यानी कि बच्चे जो 18 वर्ष की आयु के बाद भी अपने माता पिता के साथ रह सकते हैं. बैठ के खेलो, मामा को परेशान करो. नेक्स्ट है, इन यूएस व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन मिलिट्री. ठीक है, तो पहले ही इसमें दिया है कि यूनाइटेड स्टेट में जो मिलिट्री है उसमें ज्वाइन करने की जो मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम आयु सेवा है वो कितनी है? 18 वर्ष है. ठीक है, चूज द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड. तो इसका मतलब होता है दुराध्य यानी तुनक मिजाज. का विपरीत शब्द क्या होगा? केयरलेस होगा, यानी कि लापरवाह. बाबू शोर नहीं मचाइए. चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम. तो टेम मतलब होता है सीधा साधा, पाला हुआ, साहसहीन, मामूली या साधारण या फिर शांत. और इसका पर्यायवाची होगा डॉसेल, है ना, अधीन, आज्ञाहीन, दब्बू, वश्य, सीधा. और या फिर हो सकता है सबड्यूड, योग्ड, ओबीडियंट, ये हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. Give one word substitute for the following. One who is indifferent to pleasure of pain. तो pleasure मतलब सुख अथवा दुख, पेन के प्रति उदासीन, विरक्त यानी कि indifferent. व्यक्ति क्या होगा? स्टोटिक होगा, स्टोइक. जितेंद्रिय, तापस, सन्यासी कहलाता है. ठीक है ना. ऑर्फन मतलब अनाथ होता है. और ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी. और मर्सनरी मीन्स होता है किराए का सैनिक, स्वार्थ लोलू, इस तरह का. दिए गए शब्दों में 3 किसी प्रकार समान है और एक अलग है. उस शब्द को चुनिए जो बाकियों से अलग है.
सारंगी, टेलीफोन, सैक्सोफोन और जाइलोफोन। तो सारंगी, सैक्सोफोन और जाइलोफोन वाद्य यंत्र हैं, जबकि टेलीफोन आपका क्या है, एक संचार यंत्र है। क्या है, संचार यंत्र है। अगर टेलीफोन अन्य से आपका भिन्न है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में BFGD को IMNX लिखा जाता है और PTUR को WABY। उसी कूट में GK LI को कैसे लिखा जाएगा? तो भाई देखो यहाँ पे +7 +7 +7 +7 हो रहा है। ठीक है, यानी B में हम प्लस करेंगे तो I मिल जाएगा, F में हम +7 करेंगे तो M मिल जाएगा, G नहीं बैठिए उधर, G में हम +7 करेंगे तो N मिल जाएगा, D में हम +7 करेंगे तो K मिल जाएगा। इस तरह से करना है। ठीक है, तो चलो सीधे डायरेक्ट यही वाला कर लेते हैं। तो G में भाई +7 करेंगे तो क्या आएगा, G में +7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा N। तो भाई N तो 2 में है, चलो यहाँ लिख लेते हैं N को। फिर हम K में +7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा R। R भी भाई 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। L में हम +7 करेंगे तो हमें मिल जाएगा S। भाई S भी दिया हुआ, यानी पूरा ही मिलाना पड़ेगा। ठीक है, I में हम +7 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। तो भाई कौन सा आंसर हो गया, ये वाला हो गया, NRST। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं या अंकों को नहीं को आपस में बदलना चाहिए। संख्याओं को अच्छा बदलना है, अंकों को नहीं बदलना है। ओके, तो यहाँ पर भाई लगाना पड़ेगा इसको। तो 8 इंटू अगर हम 2 कर लें +12 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय भी 12 कर लें अगर, तो मेरे हिसाब से 2 और 6 को अगर हम बदलेंगे तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 कर ले, 2 और 6 को बदलना है और यहाँ पे 2 की जगह 6 कर देना है ऐसे, तो ये हमारा सॉल्व होके 14 आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये निकालिएगा। चलो नेक्स्ट है, 5 कारों BM, JN और U के मूल्यों की तुलना की जाती है। J का मूल्य जो है U, M और N के मूल्य से कम है, B का मूल्य सबसे कम है। ठीक है, 2 कारों का मूल्य एक समान है। चलो अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सभी कारों के मूल्यों का क्रम लगा लो। एक सेकेंड, इस तरह से लगेगा। N, M, U, J और यहाँ पे आएगा B। ठीक है, तो 3 कारों का मूल्य M के मूल्य से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो U, J और B का मूल्य क्या होगा आपका, कम होगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए 25 में आपका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, अब कैसे होगा ये आपको खुद निकालना है। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं कराऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग्स जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो थॉमस रो भाई इंग्लैंड के किंग जेम्स फर्स्ट के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। सर थॉमस रो को 1616, ठीक है, 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में ये उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया? तो जो शिवाजी हैं उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज
1674 से 1680 तक इन्होंने मराठा वंश के शासक रहे हैं। शिवाजी का जन्म कुछ स्रोतों के अनुसार 6 अप्रैल 1627 या फिर 19 फरवरी 1630 में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था शिवाजी का वो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी ने 1674 में रायगढ़, कहाँ, रायगढ़ में अपना अभिषेक करवाया था। कब? 1674 में राज्याभिषेक उनका रायगढ़ के किले में हुआ था और ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और इस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर भट्ट उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें छत्री घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। 50 या फिर 53 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की जो है वो मृत्यु हो गई थी। है नहीं यार, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर डैश लगाया जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था जिसे ज़कात कहा जाता था, जो कुल आय का लगभग 1/40वां हिस्सा होता था। ठीक है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए डैश को एक मिशन भेजा। तो सम्राट अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, जिससे उन्हें एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी। संघमित्रा को अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ श्रीलंका, जो कि सिंघल द्वीप कहलाता था, में ताम्र पर्णी के नाम से भी जाना जाता है, में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का सबसे प्रिय पशु थी गाय। ठीक है, गाय प्रिय पशु थी और इसको अधन्य अर्थात ना मारने योग्य कहा गया। इसके लिए ऋग्वेद में कुल 176 बार चर्चा की गई। कितनी बार ऋग्वेद में चर्चा है इसकी? गाय की 176 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो भाई जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो पहले तो ये बताओ कब हुई है? तो भाई ये हुई थी 1885 में। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। ठीक है, और उस समय भारत का वायसराय था डफरिन। कौन था? डफरिन था उस समय, जो कि 1884 से 1888 तक रहा। उसने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया कि ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। ज्ञात है कि डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। नेक्स्ट है, अनुबंधित सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अनुबंधित यानी कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय जो थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि 1864 में चुने गए थे भारतीय सिविल सेवा के लिए। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? तो भीमराव अंबेडकर का संबंध जो था वो महार समुदाय से था। कौन से समुदाय से था? महार समुदाय से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया है? तो भाई ये दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि 1913 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुए। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1906 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। और इसका उद्देश्य था मुसलमानों के लिए नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना और सुरक्षित करना था। ठीक है, चलिए अब हम इसका गद्यांश पढ़ लेते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र
प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाई आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से, है ना, निर्वासित है। ठीक है, तो ये आंसर आपका ए वाला हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। ठीक है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए, ये होगा। नेक्स्ट, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है ना। ए, हमारी विज्ञानागत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन, तो हमारी विज्ञानागत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का एकांगी विकास। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है, तो मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोकने के लिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को विकसित करने की आवश्यकता है, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदत्त करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षा संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो 41 का आपका आंसर होगा, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र आपका भारत था। क्या था? भारत। ठीक है, एक सेकेंड। प्राचीन समय में शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था भारत। ठीक है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी। तो प्राचीन शिक्षण जो संस्थाएं थी वो 5वीं से 6ठी पंक्ति में इस चीज़ को लिखा हुआ है कि विद्यार्थी के बहुमुखी विकास पे ध्यान देती थी।
चहुमुखी विकास से, ठीक है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता था। तो नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता था। इसका आंसर होगा ये वाला, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पुस्तकी शब्द में प्रत्यय क्या होगा? ईय प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? ईय, ठीक है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, तो नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है वो आपका झारखंड में स्थित है और ये अब्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्वतीय दर्रा और राज्य का मिलान करना है। तो भाई बताओ, बुमला दर्रा कहाँ है? तो बुमला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेपला दर्रा आपका सिक्किम में है। मुलिंगला दर्रा आपका उत्तराखंड में है और शिपिकीला दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट, झील और अवस्थिति बनाइए, ठीक है। तो लौकटक झील हम सबको पता है मणिपुर में है, ठीक है, तो एक तो हमने मिला लिया। साला झील कहाँ है? साला झील आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील आपकी हरियाणा में है और आपकी, अरे पेन चलना ही बंद हो जाता है। तो बड़खल झील आपकी कहाँ पर है भाई? ये आपकी हरियाणा में है, बड़खल झील, ठीक। उसके बाद आ गई आपकी लोकटक झील जो कि आपकी मणिपुर में है, ठीक। कोली वैली झील आपकी तमिलनाडु में है, ठीक। आगे बढ़े, मरुस्थल और अवस्थिति में बढ़ते हैं, ठीक है। तो गोबी मरुस्थल जो है वो आपका एशिया में है। पेंटागोनिया आपका दक्षिण अमेरिका में है। विक्टोरिया आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। नेक्स्ट, शुष्क शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं, तो शंकुधारी जो वन है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी शीतोष्ण क्षेत्र में। चलो, अब यहाँ पे भाई आपकी तालिका दी है जिसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो फटाफट से इसको छोटा कर देती हूँ और स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। तो ये आपको ये देखो, ठीक है, 51 से 55 तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं इसके आंसर्स आपको बता देती हूँ, फिर आप इसको आराम से अपना करिएगा। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 51 का यहाँ आंसर होगा, तो 3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 53 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। 54 और 55 देख लो। 53 का मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये है 1.34, ठीक है। 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 55 का आपका आंसर हो जाएगा डी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से आपका चार्ट है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे बढ़ो। यहाँ पे 2 तालिका दी है, दोनों का ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? क्वेश्चन करते हैं। 56 का आपका आंसर हो जाएगा 1। 57 का आंसर हो जाएगा 1680। 58 का आंसर हो जाएगा 2054, ठीक है। 59 का आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। 60 का आंसर हो जाएगा मालदीव, ठीक है। अब 51 से 55 तक फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, चाहो तो इतने का ले लो पहले, ठीक है। आगे बढ़े, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो।
61 का आपका आंसर हो जाएगा 187%। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो 62 का हो जाएगा 250। 63 का हो जाएगा 198। 64 का हो जाएगा 5:6। 65 का हो जाएगा 65 का नहीं है अभी 65 का हो जाएगा 1067। ठीक है, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो 66 से 70 तक। सिक्सटी सिक्स का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर होगा 22.22 सी। 67 का आ जाएगा 62.5। 68 का हो जाएगा 2018 और 19। ठीक है, 69 का आपका आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक, चलो 70 का आपका आंसर हो जाएगा 2016 से 2017। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब इसको बड़ा करो और आंसर करते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य गरीब कल्याण मिशन को मंजूरी प्रदान की और इस मिशन के तहत प्रदेश को 2028 तक, कब तक? 2028 तक गरीबी मुक्त बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 11 से 13 फरवरी 2025 के मध्य में 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है 2025 का आयोजन दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और इस समिट का मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में स्थित है। ठीक है, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल से क्रूज संचालन का औपचारिक शुभारंभ किया और ये क्रूज टर्मिनल क्रूज भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सेकेंड। जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना है। ठीक है, तो किसको? लाटविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में क्या है? लाटविया है, तो लाटविया को टिक मार्क करो। नवनिर्वाचित सदस्यों की 2 वर्षीय कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक को समाप्त होगा ये। ठीक है, भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड के लातेहार, कहाँ? झारखंड के लातेहार जिले में महुआ दानर भेड़िया अभ्यारण्य जो है भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। ये भारतीय ग्रे वुल्फ जो कि कैनिसल सल्यूपस पैलिपप्स के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये अभ्यारण्य पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो मई 2025 में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को, कब? 23 सितंबर को
आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम क्या था? ठीक है, तो 6 से 7 मई 2025 की मध्यरात्रि को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर था। इस अभियान के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया गया। इस हमले में भारत ने लगभग 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमले के जवाब में की गई। ठीक है, तो 6-7 मई को मध्यरात्रि को जो हमला हुआ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में, तो वो ऑपरेशन सिंदूर था। ठीक है। 78 मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका 6 से 8 मई 2025 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 का आयोजन चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? चांगी प्रदर्शनी केंद्र सिंगापुर में किया गया है। ठीक है, यह द्विवार्षिक प्रदर्शनी एशिया प्रशांत क्षेत्र की अग्रणी नौसेना और समुद्री रक्षा प्रदर्शनी है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS किल्टान ने भाग लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा करी है? तो 17 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर 11 देशों में 16 नए ठीक है वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा करी। उत्तर कोरिया और संयुक्त अरब पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए हैं और इसी के साथ अब विश्व भर में ऐसे जियो पार्क की कुल संख्या 50 देशों में से कितनी हो गई है? 229 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके जीता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल ने ये रिकॉर्ड 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। कितनी बार? 33rd बार। ठीक है, इस टूर्नामेंट में शीर्ष गोल स्कोरर यानी कि 12 गोल पश्चिम बंगाल के रोबी हंसदा ने किए हैं। ठीक है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत में डैश का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम दक्षिण भारत में सबको पता है कि भाई तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इस राज्य के लोक नृत्य हैं कावड़ी अट्टम, करा अट्टम, थप्पा अट्टम और कवादिया अट्टम। ठीक है, भारत के किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? तो भाई पारसी धार्मिक समूह के जो लोग हैं वो नवरोज मनाते हैं और नवरोज को पारसी नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो भाई ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में है? तो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और आपका केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेरू की राजधानी बताइए भाई। तो पेरू की राजधानी क्या है? पेरू की राजधानी है लीमा। ठीक है, और पेरू दक्षिण अमेरिकी देश है। नेक्स्ट है लोकसभा जनता का सदन का पहली बार विधिवत गठन डैश में किया गया था। तो भाई लोकसभा 25 अक्टूबर 1951 से लेकर के 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को ठीक है प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। ठीक है, 17 अप्रैल 1952 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला जो है वो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से लगभग 191 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के घने वनों के बीच समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर सबरीमाला मंदिर है। ठीक है, तो केरल मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो भाई यहाँ पे लसुंदरा जो है वो गर्म जल स्रोत है और कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, और अवलोली महाराष्ट्र में आपका सही सुमेलित है, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में सही सुमेलित है, सोहना हरियाणा में सही सुमेलित है। ठीक है,
लुसंद्रा आपका गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल के अलावा निम्नलिखित में से किस खेल के खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो भाई वॉलीबॉल के अलावा आपके बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं वो स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है। हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फॉरेंट है। क्या है? हंगेरियन फॉरेंट, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 91 का जो आंसर होगा वो मैं बता देती हूँ, 91 और 92 का। 91 का आपका आंसर होगा 155। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा। 92 का आपका आंसर हो जाएगा 25.5 वर्ष, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हो गया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, 93 पे पहुँचते हैं भाई। तो ऐसे करो, 93 और 94 दोनों को ले लो, ठीक है। तो 93 और 94 का आपका आंसर होगा, तो 93 का आंसर होगा 4320, ठीक है, ये होगा। और 94 का आपका आंसर होगा 67 रन बनाए। कितने रन बनाए हैं? 67, ठीक है। 95 का आपका आंसर होगा 21, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ क्या है? तो आम के आम और गुठलियों के दाम का अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, है ना। यही तो होगा। आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम, अपने मतलब की बात करो, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्थान का विलोम क्या होगा? तो उत्थान संज्ञा पुल्लिंग तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है उन्नति, प्रगति, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, ठीक है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, जो कहा ना जा सके। तो जो कहा ना जा सके मतलब अकथनीय, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अकथनीय। जो कहा ना जा सके मतलब अकथनीय, ठीक है, ये हो जाएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भैया राजा शब्द का पर्यायवाची होता है नरेंद्र, ठीक है। नरपति, भूपाल, नृप, भूप, भूपति इत्यादि। राजा के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं रघुवीर, राम का पर्यायवाची है। लंकेश जो है वो रावण का पर्यायवाची है। और जो आपका गोविंद है वो कृष्ण का पर्यायवाची है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भाई दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य है आपका, भारत में अनेक जातियाँ हैं। भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये आपका शुद्ध होगा ए वाला, ठीक है। अनेक जो है वो स्वयं में बहुवचन है ना। अतः वाक्य में जाति शब्द का भी बहुवचन जातियां का प्रयोग सार्थक है। शेष वाक्य इसी के अशुद्ध रूप है, ठीक है। अनेक जाति नहीं होता, अनेक जातियां, भारत में अनेक जातियां हैं, ये होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये 9 नंबर वाला भी प्रैक्टिस सेट फिनिश होता है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थोड़ा सा भी यूज़फुल हो तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट, एकदम लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट है कल नंबर 10, और उसके बाद हमारे ये प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, समझ ज़रूर मिलेगी।